आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के क्या अभी भी विवादास्पद फैसले किस प्रकार से लिए गए हैं। साथ ही साथ उसमें निरंतरता देखी जा रही हो कि जो बहुत सारे ऐसे नियंत्रक जो अंदर के जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसमें किस प्रकार के सूक्ष्म पैमानों के तहत किस प्रकार से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राइट, उसी में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे गहराई में आप जाते हैं उसमें ताप दाब है, उसमें भी जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इनके बारे में निरंतरता जब प्रयास किए गए, कई सारे प्रयास किए गए, तो जानकारी उपलब्ध कराएगी। राइट, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी किस प्रकार से दी गई है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार की जानकारी दी गई है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, जो पृथ्वी है वो आंतरिक रूप से नीचे कई सारी परतों में विभाजित है, और उन परतों में कौन सा कैसा मटेरियल है, कैसा क्या है, इस बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में, जैसे कि कोई भी चीज है, अगर उसमें जानकारी उपलब्ध करानी होती है तो उसके लिए साइंटिफिक कोई तरीका होता है। राइट, कोई इस प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है ताकि वहां की जानकारी को स्पष्ट रूप से निकाल सकें या जानकारी कर सकें। तो इसके लिए क्या तकनीकें अपनाई गई हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो वो एक्चुअली में आंतरिक में कौन कौन से ऐसी संरचना पाई जाती है, कौन कौन से ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, चुंबकीय रेखाएं देखने को मिलती हैं, चुंबकीय बल देखने को मिलते हैं, विद्युत बल देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी जब रिसर्चें हुई, डेवलप हुई, रिसर्चें हुई, तो जानकारी जब जुटाई गई, तो उसमें आप देख सकते हो कि जब ड्रिलिंग हुई है, तो ड्रिलिंग आप कहां तक आप जानकारी कर सकते हो। तो ड्रिलिंग में जब निरंतर प्रयास किए गए, तो अधिकतम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इतना जानकारी कर सकते हो। तो इसके बारे में और जब डिटेल से अंदर जाते हैं, तो उसमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके बारे में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा डिटेल समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम समझ रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक का मतलब है अंदर की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, उसमें मौजूदा जो पदार्थ है, ठीक, वो पदार्थ किस प्रकार अवस्था में है, उसमें पदार्थ की कौन में मतलब की किसमें गहनता अधिक है, राइट, या किसमें मतलब अधिकता अधिक है, या किसमें कमी है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इसके बारे में अगर देखी जाए तो साक्ष्य प्रमाण के रूप में 2 प्रकार से जानकारी कराई गई। इसमें आप देख सकते हो जो 2 प्रकार की जो जानकारी है, उसमें आप समझते हो कि जैसे ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के माध्यम से हम जानकारी करते हैं। तो ड्रिलिंग कहां तक कर सकते हैं, राइट, कहां तक ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्या ये हमारे लिए स्पष्ट एक प्रमाणिक जानकारी हो सकती है, किसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम ड्रिलिंग से समझ सकते हैं। तो ड्रिलिंग जो चीज है, जो हम निरंतर जब वो खुदाई करते हैं, निरंतर उसमें खुदाई करते जाते हैं, नीचे गहराई जैसे जाते रहते हैं, तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन ताप दाब का हो सकता है, वहां की पदार्थ की मात्रा में भिन्नता देखने को मिल सकती है, राइट, वहां पर जो मटेरियल है, जो भी वहां की धातुएं हैं, अधातु हैं, उसमें भी भिन्नता देखने को मिल सकती है। तो ड्रिलिंग से हम कितनी जानकारी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अधिकतम अगर हम करेंगे तो वहां लगभग अभी जानकारी मिली है, तो दक्षिण अफ्रीका है, तो वहां पर लगभग में 12 किलोमीटर तक तो खुदाई कर ली है, लेकिन इसके आगे उसमें खुदाई हम नहीं कर सकते हैं। तो अंदर के और जो भाग है उसमें अंदर है, क्योंकि पृथ्वी हमारी है वो लगभग उसकी त्रिज्या देखी जाए तो 6400 किलोमीटर है, हम बोल सकते हैं 63-71 है। तो इतनी गहराई तक जानकारी हम कैसे जुटा सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रमाणित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम इनसे जानकारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ यांत्रिक विधियां हैं, राइट, तो यांत्रिक विधियों की वजह से भी हम इसमें जानकारी करते हैं। कुछ रासायनिक विधियां हैं, कुछ ऐसी भौतिक विधियां हैं। इन विधियों को हम एक ही करके डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ड्रिलिंग है, ठीक, जो ड्रिलिंग है वो एक्चुअली में देखा जाए तो एक खुदाई क्या है, ठीक, खुदाई है। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए ड्रिलिंग के लिए 2 प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं। ड्रिलिंग के लिए 2 प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं।
पहला जो उपाय है डीप ओशियन प्रोसेस। जो डीप ओशियन प्रोसेस है वो एक्चुअली में अगर देखा जाए, डीप ओशियन प्रोसेस, अगर ये वाला प्रोसेस देखा जाए तो ये अधिकतम खुदाई तो नहीं कर सकता, लगभग में अगर जानकारी जुटा सकते हैं तो 1 या 2 किलोमीटर, 1 या 2 किलोमीटर, क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं, जब हम माइनिंग करते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे कोयला, जैसे हम कोयला की माइनिंग करते हैं, राइट, तो कोयला की जब माइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड के बहुत सारे ऑक्साइड के उसमें पदार्थ देखने को मिल सकते हैं, ऑक्साइड के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जब माइनिंग करते हैं तो उनसे हमें यांत्रिक से जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो डीप ओशियन प्रोसेस है ये कहां तक सक्सेस है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, और अधिकतम जाओगे तो 4 किलोमीटर जा सकते हो, तो इससे ज्यादा तो आप जा नहीं सकते हो। तो इससे हम क्या जानकारी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो परत है तो परत में कौन कौन से मतलब पदार्थ मटेरियल है उस बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, राइट। लेकिन दूसरी एक और इसी में ड्रिलिंग की जो प्रोसेस की जाती है वो की जाती है इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जो इंटीग्रेटेड जो ड्रिलिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इससे अगर जानकारी जुटाई गई तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम अगर खुदाई की गई है तो पृथ्वी में 12 किलोमीटर तक की गई, राइट। 12 किलोमीटर दक्षिण अफ्रीका में एक खदान है सोना जहां सोना निकलता है, तो वहां हम अधिकतम खुदाई कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे की हम कोई जानकारी अभी तक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम खुदाई हमने अगर की है तो प्रत्यक्ष रूप से वो 12 किलोमीटर तक कर पाई, इससे ज्यादा मैंने इसमें कोई खुदाई नहीं की है। तो हम आगे की जानकारी कैसे जुटाएं, तो आगे की जानकारी के लिए हमें कुछ ऐसी विधियों की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या वहां पर जो मटेरियल है उसमें जो गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से वहां पर घर्षण भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ जो मटेरियल मिलते हैं उसमें, उनकी हम जानकारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे कुछ प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, कुछ अप्रत्यक्ष भी प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और एवं अप्रत्यक्ष प्रमाण है, इन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसकी बनावट के आधार पर समझते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का पूरा सतह जो है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है, ठीक, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पूरी पृथ्वी की जो ऊपर की परत है, ये जो परत है ऊपरपट्टी है, ऊपर की सतह बोलते हैं इसको, तो ये कितना है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर इसमें हम इसकी देखें, ठीक, इसकी अगर हम त्रिज्या देखते हैं तो त्रिज्या लगभग में इसकी 6400 किलोमीटर मानी जाती है, यानी कि ये यहां से यहां तक अगर देखते हैं तो पृथ्वी की अगर आंतरिक भाग में केंद्र बिंदु पहुंचते हैं सतह से तो ये लगभग में 6371 या कहीं कहीं अलग अलग डाटा दिया जाता है, 6400 है, तो इस प्रकार हम इसे अनुमानित मान लेते हैं। लेकिन ये केवल एक अनुमानित हम मानते हैं, राइट। तो कहीं 6371 मिलता है, कहीं 6471 मिलता है, लेकिन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई जानकारी नहीं कर पाए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गहराई कितनी है। लेकिन अधिकतम अगर मानते हैं तो 6400 किलोमीटर मानते हैं। ये कुछ यांत्रिक विधियां हैं जिनकी वजह से हमने जानकारी की है, लेकिन ये यांत्रिक एक प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणिक स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर भी जानकारी हमें कुछ तो मिलती है कि पृथ्वी की गहराई कहां तक हम माप सकते हैं, कौन कौन सी विधियों में यांत्रिक विधि या भौतिक विधि हो सकती है, उसमें रासायनिक विधि भी होती है। तो इन सभी विधियों से हम पृथ्वी की जो गहराई की जांच करते हैं, वहां पदार्थ मटेरियल है उसके बारे में डाटा जुटाते हैं। तो उसका यही कारण है कि उसके पीछे इन्हीं विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कुछ देखते हो कि जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी की आप देखेंगे तो पृथ्वी यहाँ पे आप ध्रुवों की तरफ देखेंगे, जो पोलर है हमारे पृथ्वी के, ये लगभग में 43 किलोमीटर कम है, क्योंकि इसकी तुलना में, राइट। क्योंकि आप देखोगे जो पूरब से अगर आप पश्चिम की दिशा देखोगे, इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम देखोगे तो ये लंबाई पड़ती है 12,756 किलोमीटर, ओके। जबकि ये वाली जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये 12,713 किलोमीटर है। तो औसतन आप समझ सकते हो कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि पृथ्वी जो की ध्रुव जो है वो 43 किलोमीटर चपटे हैं, ओके। तो इससे हम क्या डाटा जुटा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप इधर से देखोगे, इधर से आप अगर देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे
तो हो सकता है यहाँ पे 6400 किलोमीटर मिल जाए। ओके, अगर आप यहाँ से मापोगे, यहाँ से इधर साइड से, तो हो सकता है इधर 6371 किलोमीटर मिल सकती है। तो इसमें जो वेरिएशन हम देख रहे हैं, डिफरेंस आपस में देख रहे हैं, तो इसका रीजन यही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक वेरिएशन देखने को मिलता है, और उसमें जो गहराई है, गहराई भी एक में जो अंतर देखने को मिलता है, उसका कारण यही है कि वो पोलर पे भी चपटी है। तो इसकी वजह से इसमें कहीं 6400 मिलती है, कहीं 6371 किलोमीटर मिलती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम किस प्रकार से पृथ्वी की जानकारी करते हैं, और अप्रत्यक्ष प्रमाण से हम किस प्रकार की जानकारी करते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रमाण तो होना आवश्यक ही है। विदाउट प्रमाण हम किसी चीज के अनुभव के आधार पर बता तो सकते हैं, लेकिन अनुभव जरूरी नहीं है कि हमारा सटीक ही बैठ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी निकालने पड़ते हैं, ताकि हम वहां की जानकारी को उपलब्ध करा सकें, और कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण भी हम जानकारी के लिए उपलब्ध कराते हैं, राइट। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबसे पहले अगर हम लेते हैं, तो भौतिक रूप से अगर हम समझते हैं, भौतिक रूप से अगर हम इसमें समझते हैं, तो खुदाई, ठीक, खुदाई है, तो खुदाई हम करते हैं। तो खुदाई कितनी कर सकते हैं? अधिकतम 12 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया है, दक्षिण अफ्रीका में 12 किलोमीटर तक की जो खुदाई हुई है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा। जबकि खुदाई से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वहां पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी मिल सकती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के अणु भी मिल जाएंगे। जो भी मटेरियल पदार्थ है, देख धातु है, अधातु है, इससे हम जानकारी कर सकते हैं, जहां तक अधिकतम कर सकते हैं यहाँ पर कौन से कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें क्या वेरिएशन होता रहता है, क्या भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उनमें कौन कौन से ऐसी क्रियाएं, क्रिया विधि होती है, कौन सी रासायनिक क्रियाएं कैसे होती हैं। तो हम अधिकतम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहाँ तक पता कर सकते हैं, वो 12 किलोमीटर तक भौतिक विधि से कर सकते हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओके, और जानकारी के लिए अगर हम इसमें देख सकते हैं, तो आप ज्वालामुखी देख सकते हो, क्योंकि ज्वालामुखी आप देखते हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है, मेंटल वाला जो क्षेत्र है हमारा, जो मेंटल का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे ये रोड है, तो ये मेंटल का क्षेत्र, राइट। तो यहाँ पे जब प्लेटें इस प्रकार से जब नीचे के लिए आती हैं, महासागरीय या महाद्वीपी, तो इनमें क्या होता है कि बेनी ऑफ जान जाते ही जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, तो वो ज्वालामुखी ये देखना पड़ता है, वहां ज्वालामुखी उद्भेदन दरारनुमा भी हो सकता है, और आप छिद्रनुमा भी हो सकता है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो एक्चुअली में इसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक। लेकिन मैग्मा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्मा होता है, क्योंकि ऐसा तो जानकारी में बताया गया है ना कि मैग्मा एक प्रकार का नाम दिया गया उसका, ठीक। जब वो वही बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। तो लावा एक्चुअली में क्या है, मैग्मा तप्त गर्म होता है। ओके, मैग्मा जो होता है वो तप्त गर्म होता है, जबकि लावा जो होता है वो गर्म तो होता है, लेकिन जब वो ठंडा होने लगता है तो ये क्या करता है, या सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने के बाद वो ठोस ऐसा बनने लगता है, तो उसे हम बोल सकते हैं लावा युक्त, या कोई मटेरियल या कोई यहाँ पे चट्टान बनी है तो उसे लावा युक्त चट्टान हम बोलते हैं। उसमें बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, लेकिन जब वही चीज जब नीचे तप्त गर्म से जब बाहर निकलती है, जब बाहर से निकलती है, तो वो एक्चुअली में मैग्मा बोली जाती है, राइट। जब वो बाहर नहीं, मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है, जब फैलती है तो सिकुड़ने लगती है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसमें उपस्थित जो ऊर्जा है वो फैलने के साथ साथ क्या होती है, उसमें कमी आती है। और जैसे ही निश्चित तापमान में उसमें कमी आ जाएगी, 0 डिग्री पहुंच जाएगी, तो वहां पे उसकी क्या है कि ऊर्जा है, क्षमता है, कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे वो सिकुड़ने लग जाएगी, राइट। तो इससे जानकारी हम अंदर से जुटाते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से जो लावा मैग्मा निकलता है वो कहां तक निकलता है। ओके, तो आप कितना कहां तक जानकारी कर सकते हो। प्लेटें जो होती हैं बेनी ऑफ जॉन में कहां तक जाती हैं, तो आप ये पता देखो, यहाँ पे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी में एक रोड है, और रोड के ऊपर ये हमारा मेंटल है। तो आप जैसा जानते हो कि ऊपर वाला जो भाग होता है ये तो क्रस्ट है, ये पूरा क्या है, ये तो एक पूरा क्रस्ट है, ऊपर बड़ी लेयर है, राइट, सतह की। अब 0 से जब ये 30 किलोमीटर तक भूपरपटी होती है, तो भूपरपटी के नीचे क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है, और लिथोस्फीयर के नीचे मतलब मेंटल होते हैं 2 पार्ट के, हम आगे अभी क्लियर कर देंगे, थोड़ा समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ जो मेंटल है, राइट, तो मेंटल जो बाहर वाला है आउटर मेंटल है, आउटर मेंटल का भी आउटर मेंटल और होता है।
तो उसमें क्या होती है, प्लेटें बड़ी बड़ी होती है, इस चट्टानुमा होती है, राइट, इस चट्टानुमा होती हैं। तो अगर इनमें जब आपस में टकराव होगा तो ये निश्चित तौर पर जो नीचे वाला जो मंडल है, जो दुर्बलता मंडल बोला जाता है, तो ये अधिकतम कितना, ये अगर तुम देखा जाए तो ये 100 से 700 किलोमीटर का बीच का क्षेत्र मिल जाता है। ठीक, इतने ज्यादा है नहीं। तो 700 किलोमीटर का जब क्षेत्र मिलता है तो यहीं तक निश्चित तौर पर जो पूरा जो भी मटेरियल होता है, जैसे कोई भी जो ज्वालामुखी होते हैं वो 100 से 700 किलोमीटर से ही निकलते हैं, नीचे रोड से तो आते नहीं, वो यहीं से तो आते हैं। तो यहाँ से वो कितना आएंगे, ऊपर जाएंगे, राइट। तो जानकारी यहाँ से ही निकाल पाएंगे हम, यहाँ की जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो एक प्रमाण हम ये ले सकते हैं कि ज्वालामुखी भी जो उद्भेदन है जैसा भी है, जैसे परतदार हो सकता है, क्षेत्रदार हो सकता है, दरारनुमा जैसा, तो उससे भी हम जानकारी कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पृथ्वी की आंतरिक गहराई कि में जो उपस्थित मटेरियल है वो कौन कौन मतलब परत में कैसे कैसे मटेरियल है, और उसमें जो संरचनाएं हैं उसमें संरचनाएं देख सकते हो, चाहे वो चट्टानों की हो, प्लेटों की हो, चाहे वो महासागरीय प्लेटों की हो या महाद्वीपीय प्लेटों की हो, इनके बारे में हमें ज्वालामुखी से जानकारी मिल जाती है, राइट। सॉरी। अब हम प्रत्यक्ष रूप से अगर और भी अगर प्रमाण देख सकते हैं तो उल्कापिंड भी है। तो उल्कापिंड एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण में हम ले लेते हैं, हालांकि प्रत्यक्ष उल्कापिंड से हमें कोई स्पष्ट इतनी जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उल्कापिंड देखते हो कि जब उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं ना तो एक्चुअली में क्या होता है कि घर्षण पाया जाता है। जो आयनन पदार्थ ऊपर होता है, आयन मंडल है, उसमें घर्षण बहुत मात्रा में मिलता है। तो जैसे जैसे एक्चुअली में ऊपर आवेशित कण होते हैं तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, इनको एकदम टकराने के बाद उसमें क्या हो जाता है, इतना आवेश पैदा होता है कि वो जल के वहीं राख हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना में नहीं, उसमें ये पता चल जाता है कि जो पृथ्वी है उसके मतलब आसपास कोई ये उल्कापिंड जैसे कुछ आते हैं, टुकड़े आते हैं। तो ये जब घर्षण होकर जब जलने लगते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि इससे यहाँ पृथ्वी में उपस्थित चुंबकीय नीचे उपस्थित क्या होता है, जो चुंबक की भांति जो पृथ्वी कार्य कर रही है या लौ चुंबकीय जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, उससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ से निकली हुई गैस है एक्चुअली, सॉरी, यहाँ से एक्चुअली पृथ्वी के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इससे ये जानकारी मिलती है कि निश्चित तौर पर पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक कौन सी यांत्रिक क्रियाएं होती हैं, कौन से लौ चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी वजह से आसपास क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय बल प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और वह चुंबक की भांति काम कर रही है, और विद्युत क्षेत्र भी एक प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। तो इससे भी जानकारी हमें मिल जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो इतना नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रिसर्च के आधार पर थोड़ा जानकारी मिली है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अब बात हम थोड़ा करते हैं अप्रत्यक्ष रूप की। तो अप्रत्यक्ष में आप किसे ले सकते हो, अप्रत्यक्ष प्रमाण में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत यांत्रिक कुछ हम फैक्ट ढूंढ सकते हैं यांत्रिक में, जैसे कि ताप, दाब, हो गए, ताप दाब। तो ये एक्चुअली क्या है, ताप और दाब। अगर कोई चीज में जैसे तापमान है, राइट, ये क्या है, यांत्रिक तो है, क्योंकि तापमान आप देखोगे तो जैसे आप गहराई में जाओगे तो तापमान में कोई वेरिएशन इतना देखने को नहीं मिलता है, वो निरंतर बढ़ता ही जाता है, ठीक है, निरंतर क्या होता है, वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं अगर 10 डिग्री पहुंच गया है तो आगे चल के 5 हो जाए, तो इतना नहीं मिलता है। हो सकता है कि चट्टानों के आधार पर थोड़ा वेरिएशन मिल जाए, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर भी आप जैसे जाओगे अंदर तो तापमान में निरंतर गहरा वृद्धि होती जाएगी, साथ ही साथ तापमान में भी वृद्धि होगी, दाब में भी वृद्धि होगी। तो जैसा जानते हो कि जब तापमान आप जाओगे पृथ्वी के अंदर तो वहां 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलता है, जबकि दाब जो है 360 पास्कल तक मिल जाता है। तो इतना जो दाब है, ताप है, इसके बारे में जानकारी कैसे जुटाई, तो एक्चुअली में इसके लिए यांत्रिक विधियां होती हैं। तो यांत्रिक में आप जानकारी कर सकते हो कि कुछ ऐसी मैकेनिकल चीजें हैं जैसे तापमान की, दाबमान की, वहां दाब की, ताप की पता करते हैं, तो उसके आधार पर अंदर का एक जो पदार्थ हैं, तप्त हैं कि ठंडे हैं, क्या हैं, तो उस बारे में जानकारी थोड़ा हम कर लेते हैं यांत्रिक विधियां ताप और दाब के आधार पर भी, राइट। दूसरी बात इसमें और भी आप कर सकते हो, जैसे घनत्व की बात है कि घनत्व में क्या अंतर है,
तो घनत्व का जो एक चीज है, ठीक है, अपवर्तित परिमाण में घनत्व की अगर हम बात करें तो वैसे भी आप घनत्व बराबर आप जैसे ही जानते हो कि होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब ये है कि जैसा जितना द्रव्यमान बढ़ेगा, राइट, जितना द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही आयतन घटेगा, और जितना आयतन घटेगा उतना ही द्रव्यमान एक्चुअली में जितना आयतन बढ़ेगा उतना ही द्रव्यमान घटेगा। यानी कि कोई एक पदार्थ है, राइट, ये पदार्थ है, मटेरियल है, कोई एक मतलब हम पात्र ले लेते हैं, ये पात्र है, इसमें कोई चीज भरते हैं, ओके, अगर कोई चीज भरते हैं तो इसको अगर हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो इसमें निश्चित है कि इसमें क्या होगा कि घनत्व में वृद्धि होने लगेगी। क्यों? भले ही वो आयतन में कमी होगी, क्योंकि जो क्षेत्र है वो अगर सिकुड़ेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसमें जो घनत्व उसका द्रव्यमान वो क्या है, काफी बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन आयतन देखो कितना छोटा हो गया। आयतन क्या है, एक क्षेत्रफल का होता है। तो आयतन एक पात्र ले लेते हैं, उसमें कोई चीज को हम भरते हैं, तो वो जिस अवस्था में वो उसमें फैल जाता है या उसमें भर जाता है उसे हम आयतन बोलते हैं। तो वो आयतन एक्चुअली में जो देखा जाता है वो हम इससे समझते हैं कि घनत्व जो है, जैसे पृथ्वी आप जाओगे इस प्रकार से, तो यहाँ का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, राइट। तो वो बढ़ता क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयतन है वो क्या है, कम है, ओके। जबकि यहाँ का आयतन आप देखोगे पृथ्वी का काफी ज्यादा है, करोड़ का आयतन एक बिंदु पर नुमा है। तो यहाँ का आप देखोगे तो तापमान ठीक कितना होगा, आप दाब देख सकते हो कितना होगा, ओके। एक्चुअली में आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद में वैसे तो ये क्रोड पाया जाता है, ठोस पाया जाता है, राइट, क्योंकि इसके ऊपर का जो है, जो जो आउटर वाला जो कोर है या क्रोड है, तो उसको आप समझते हो। तो क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज है तो समझ सकते हो। तो हालांकि चीजें ये हैं कि जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे तो उसमें अप्रत्यक्ष प्रमाण जैसे घनत्व मान लो, तो घनत्व का जैसे मैंने बताया कि जो द्रव्यमान है और जैसे जैसे द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर उसमें आयतन है वो 100% कमी उसमें देखने को मिलेगी। तो यही कारण है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें अप्रत्यक्ष प्रमाण भी आप देख सकते हो, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैंने जैसा कि बताया, राइट। तो अब इसमें ये तो कुछ एक अनुमानित प्रमाण है, राइट, इसमें कोई हम कंफर्म डिटेल्स ये नहीं कह सकते हैं कि 100% इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की अगर हम बात करें, राइट, प्रत्यक्ष प्रमाण की अगर हम इसमें बात करते हैं, ओके, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने आपको क्या बताया, जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ले लो, इसी में आपको उल्का पिंड और माइनिंग यानी खुदाई, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ चौथा जो ठोस प्रमाण में देखने को मिलता है वो मिलता है यांत्रिक विधि में, लेकिन है तो प्रत्यक्ष। यांत्रिक में वो मिलता है मुझे भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय जो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी की आप आंतरिक संरचना में उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि जो भूकंप की जो तरंगें होती हैं एक्चुअली में वो जो तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वो पृथ्वी के जिस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र पे किसी कोई प्राकृतिक घटना घटती है तो जिस क्षेत्र विशेष पे घटती है वहां से वो उत्पन्न होती हैं और पूरे में क्या है एकदम विस्तृत करती हैं, वो फैलती हैं, ओके। और जैसे वो फैलती हैं तो उससे हमको पता जानकारी मिलती है आंतरिक आधार पर कि पृथ्वी के किस किस क्षेत्र में क्या उपस्थिति या किस मटेरियल है, राइट। क्योंकि भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो एक्चुअली में अलग अलग तरीके की होती हैं, ओके, जिसमें पी है, एस है, एल है, राइट, जिसमें जैसे कि अनुदैर्घ्य प्रकृति की हो गई, उसी में अनुप्रस्थ प्रकृति की हो गई, एल वेव भी होती हैं। तो इनसे हम जानकारी जुटाते हैं अंदर की, ओके। तो हम यही जानते हैं कि जैसे कोई तरंगें हैं तो उस तरंगों से हम किस प्रकार से जानकारी कराएं, राइट। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो इससे देखते हो कि कोई चीज, देखो कोई चीज अगर स्थिर है, कोई चीज स्थिर है तो 100% है तो उसमें आवेशित कण है, ओके, आवेशित कण है। अब बात यह है
कि आवेशित कण है तो इसमें क्या होगा, विद्युत बल उत्पन्न होगा। ओके, और विद्युत बल उत्पन्न होगा, और जब ये चीज गति करने लगती है, अब यही घूम या कोई चीज स्थिर है, अगर ये गति करती है तो जैसे ये गति करती है तो इसके विद्युत बल तो लगेगा ही, साथ ही साथ इसके आसपास एक चुंबकीय बल उत्पन्न होने लगेगा। और चुंबकीय बल जो डिपेंड करता है उसकी गति के आधार पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, उसमें उपस्थित जो मटेरियल होते हैं, जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे मटेरियल होते हैं, उससे भी हमें क्या है, एक निश्चित जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक मतलब किस प्रकार से ये कर रहे, मतलब इसमें किस प्रकार चुंबकीय उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनका जो प्रभाव अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये भूकंपीय तरंगों से भी इनका एक प्रकार से संबंध होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक जो क्षेत्र है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, उसमें कई सारे मतलब जो पदार्थ है उसमें भिन्नता देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से भूकंपीय तरंगें भी काफी उसमें डिफरेंशिएट होती हैं और वो अपनी जो निश्चित मार्ग होता है उनसे भी वो भटकती हैं, यानी कि अपवर्तित होती हैं। तो अपवर्तित परावर्तित वो जो तरंगें होती हैं उसका उसका मुख्य आधार ये है कि उसमें उपस्थित जो मटेरियल है उसमें एक समान नहीं है, उसमें भिन्नता है, उसमें डिफरेंट है, वेरिएशन है, अंतर देखने को मिलता है, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी के आसपास भी है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बल उत्पन्न होता है। तो इनका एक रिलेशन आप देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि भूकंपीय तरंग है। तो भूकंपीय तरंगे में आप जैसा कि जानते हो कि जिस, मान लो कि ये प्लेट है, यहाँ प्लेट है, ओके, जब ये आपस में टकराती हैं, जैसे ये आपस में टकराती हैं तो यहां से क्या उत्पन्न होगा, भूकंप। तो यहां पर उत्पन्न तो होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस या हम इसे बोल सकते हैं भूकंप मूल, राइट। और ये जिस क्षेत्र पर सबसे पहले पहुंचता है, यानी कि कोई चीज है वो जब कहीं से अगर विस्फोट होती है, राइट, कई चीज अगर टकराए आपस में, ठीक है, तो उसमें क्या है, एकदम ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जो ऊर्जा सबसे पहले जिस क्षेत्र पर टकराए उसे बोलते हैं एपी सेंटर या बोल सकते हैं अधिकेंद्र। जैसे मान लो कि ये चीज है, यहां से आप जैसी मतलब विस्फोट हुई और ऊपर तुरंत गई, ऊपर गई या इधर किसी भी क्षेत्र में गई, और जिस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंच गई, ठीक, तो उसे बोलते हैं एपी सेंटर, या आप कह सकते हो कि अधिकेंद्र। ओके, जो अधिकेंद्र है एक्चुअली में जो भूकंप मूल से तरंग जैसी निकली और जिस क्षेत्र में पहले पहुंची तो उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, राइट। और इसी अधिकेंद्र से क्या होती है, तरंगें फैलती हैं, इसी अधिकेंद्र से तरंगें फैलती हैं, कुछ तरंगें नीचे भी आती हैं, कुछ ऐसे वेरिएशन अपवर्तित होके भी चलती है, और वो चलती है वहां पे उपस्थित जो क्षेत्र होता है उस आधार पर। तीसरी जो चलती है कुछ ऊपर परतदार पर चलती हैं, जो भूकंप की गतिविधियों को बढ़ाती हैं, बहुत तेज होती है, मतलब बहुत देखा जाए तो इनसे जान जब से ज्यादा इनसे हानि देखने को मिलती है, आर्थिक हानि, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं से मिलती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये टकराने से ही ये तरंगें तीन प्रकार की उत्पन्न होती हैं। तो इन तरंगों को पहले समझ लेते हैं थोड़ा। पी तरंग है, ठीक, इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रगति। और ये जो तरंगें होती हैं ये ठोस और द्रव सभी में चलती हैं, ठोस और द्रव, क्योंकि ये जल में भी चलने में चलायमान होती हैं, जल में भी ये चली जाती हैं। ओके, और ये बहुत तेज चलती हैं, ये विशेष याद रखें, ये काफी तेज चलती हैं। जबकि एस तरंग जो होती है वो ठोस, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ का एक मतलब यही होता है कि ये केवल अनुप्रस्थ, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, मतलब एक अनुप्रस्थ काट आपने नाम सुना हो कि ये चीज ले लो, ठीक है, तो आप इस प्रकार से काटो, ठीक, तो ये ठोसनुमा होती है ना। अनुप्रस्थ का मतलब है ठोसनुमा। तो अनुप्रस्थ जो होता है वो एक्चुअली ये ठोस होती हैं, ये द्रव में नहीं चलती हैं, आप ये याद रखें। ये ठोस द्रव और गैस, तो वैसे गैस तो होती है उसमें, ठोस द्रव गैस में ये चलती है, जबकि ये जो होती है ये द्रव में नहीं चलती, ठोस में चलती है। गैस की आप बात ही नहीं करो। ओके, तो आप जो एल जो होती हैं वो एक्चुअली धरातल पे चलती हैं। एल प्रकृति की जो तरंगें होती हैं वो कहाँ चलती हैं, धरातल पर। जो धरातल है हमारी जो पृथ्वी है,
यहाँ पे जो धरातल पाया जाता है जिस एपिसेंटर से टकराती हैं और वैसे ही चारों तरफ फैलती हैं। तो ये क्या है, एक सॉरी ऐसे, तो इन पे जो जैसे फैलती हैं तो ये एक्चुअली बोली जाती हैं अधिकेंद्र से जो फैलती हैं उन्हें बोलते हैं हम धरातल वाली एल वेव तरंगें। ठीक, एल वेव तरंगें। वैसे तो यहीं से सभी इस प्रकार से फैलती हैं। ओके, जैसे यहाँ से फूटा, यहाँ सबसे पहले इस प्रकार से वो टकराती फैलती हैं, तो सबका फैलने का अलग अलग कारण है ना, तो उन्हीं के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में हम विभाजित कर लेते हैं। ओके, तो अब यही रीजन है कि ये कुछ तरंगें होती हैं अंधेर प्रकृति की हैं जो ठोस द्रव में भी चलती हैं, कुछ अप्रस्थ प्रकृति की होती हैं वेग जैसे वो ठोस में चलती हैं, केवल ठोस में ही चलती हैं। धरातल जो एल वेव की है वो धरातल पे चलती हैं। ओके, लेकिन अब बात यहाँ आती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन्हें हम किस प्रकार से रोल प्ले कर सकते हैं। जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है ये हमें किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न कराती है, किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण ये देती है। तो आप समझते हो कि कोई भी चीज है, ठीक, अगर वो कहीं से विस्फोट हो रही है और विस्फोट होकर इस चीज पे जा रही है तो इस प्रकार से फैलती है। ओके, और वो जैसे ही फैलेगी तो उसमें 100% है कि अगर कोई चीज अगर अंदर से अगर उसमें वेरिएशन है, ओके, पदार्थ को लेकर के, तो निश्चित है इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अपवर्तित भी हो सकते हैं, परावर्तित भी हो सकते हैं। थोड़ा हम यही समझते हैं, ठीक ना। तो तरंगों में को हम जब समझते हैं तो इनके लेकर थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक, अपवर्तन और परावर्तन। मान लो कि ये हमारी एक क्या है, सतह है, राइट। जब इस पे कोई तरंग टकराती है इस प्रकार से, जैसे ही तरंग टकराती है और जैसे ही तरंग टकराती है तो अगर चीज यहाँ पर कोई मटेरियल है कैसा भी है, ठीक, तो वो हो सकता है कि एक तो ऐसी है कि वो सीधी रेखा में चली जाए, ठीक, यानी कि वहां पे कोई ऐसा निर्वात नहीं है, सीधी प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, समझ रहे हो। अब बात ये आती है कि अगर कोई यहाँ पे ठोस चीज मिल जाती, अगर ठोस चीज मिल जाती है, अगर उसमें जो तरंग है उसको मतलब एक समान अवस्था में ना देख पाती है, यानी समान अवस्था में उसको एक प्रकार जैसे ऊपर से आ रही है तो नीचे भी एक समान अवस्था ना कर पाए, तो वो क्या होगी, अपने अपने गमन से वो हो सकती है कि वो थोड़ा इस प्रकार से हो जाए, यानी कि अपवर्तित हो जाए, ठीक, या परावर्तित हो जाए, यानी कि ये देखो परावर्तन नहीं अपवर्तित हो जाए। तो आप जैसे ही इस पे अवलंब डालते हो, ठीक, अवलंब ये मैंने डाल दिया, ओके ओके, तो ये क्या है, ये अब इसमें क्या है, अपवर्तित है। तो अपवर्तित क्यों, इसका रीजन ये है कि उसमें कहीं ना कहीं मटेरियल में वेरिएशन पाया जाता है, या मटेरियल कोई भिन्नता ऐसी देखने को मिलती है, या हो सकता है कि वो मटेरियल जो है वो किस प्रकृति का हो, ठोस भी हो सकता है, गैस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, इनके आधार पर इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक समान तो है नहीं, एक समान होगा तो वो 100% सीधी रेखा में जाएगी, अगर समान नहीं है तो वो उसमें वेरिएशन होगा और वो डिफरेंशिएट निरंतर होगी, राइट। दूसरी बात है, ये तो हो गया हमारा अपवर्तित अपवर्तन, यानी कि कोई प्रकाश है अगर वो सीधी रेखा में जा रहा है, यानी कोई किरण सीधी रेखा में जा रही है, अगर उसकी सतह पर किसी में टकराती है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन एक विशेष याद रखना, अपवर्तन हम उस चीज को बोलते हैं लेकिन वो पारदर्शी तो होती है। एक बात याद रखना, देखो मान लो कि ये कोई एक चीज, राइट, ये हमारी एक हमने परत लगा दी, राइट, अगर हम इस पे कोई ऐसी मतलब वो लगाते हैं, ऐसी कोई एक किरण डालते हैं, तो ये किरण तो अगर ये परत पारदर्शी तो सीधी सीधी जाएगी, पारदर्शी होने के बाद भी कुछ चीजें हैं कि इधर वेरिएशन हो गए इस प्रकार से भी चली जाएगी, ठीक, कुछ ऐसे भी जाएंगी, कुछ ऐसे भी जाएंगी, कुछ सीधी जाएंगी, कुछ ऐसे भी जाएंगी। ओके, तो ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है ये, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, जबकि प्रकाश का परावर्तन की अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये इस अवस्था में जाती है, वापस इधर नहीं जाएगी, ये बात याद रखना, इधर जाएगी तो ये अपवर्तन में है। अपवर्तन का मतलब ये है कि जब कोई
किरण किसी चट्टान पे टकराती है और उस चट्टान से विचलित होकर के उसी अवस्था में चलती है नीचे साइड, विचलित जरूर है लेकिन वो जा तो उसी मार्ग रही ना, ठीक है, लेकिन वापस तो हो नहीं रही, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। और जबकि कोई किरण है अगर चट्टान चटका के चट्टान पे मतलब कि टकरा कर वो उस गमन में नहीं जा रही जिसमें पहले जा रही थी सीधे में, उसमें कोई अपवर्तन नहीं हुआ है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुई, वो एकदम वापस हो गए सीधी इस मतलब तिरछी हो गई। तो जैसे ही वो तिरछी होती है तो ये बोलते हैं हम परावर्तन, या इसे हम बोलते हैं इस प्रकार का परावर्तन, ठीक है। इस पर वापस भी लौट सकती है इस प्रकार से, अपरावर्तित भी हो सकती है। सीधी होगी तो वापस लौटेगी, ओके, सीधी होगी तो निश्चित वापस लौटेगी, और अगर वो तिरछी होगी तो वो इस प्रकार से वापस नहीं लौटेगी, वो इसमें इस प्रकार से वो लगभग में ये जो कोण है, ठीक, ये कोण है, इस कोण पे वो वापस लौटती है। यानी कि अगर कोई कोण ये है और ये है, इन दोनों के बीच के एक समान पाया जाएगा। यानी कि अगर हम 90 डिग्री अंश पर कोई कोण घूम रहा है, यानी देखो इधर, ये लो, इधर से आई, ये समकोण पे गई, तो ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है, ये भी 45 है, तो ये पूरा बन गया 180 डिग्री, राइट। तो आप समझ सकते हो ना कि तरंगे जो हैं इनके आधार पर हम कैसे जानकारी कर लेते हैं। अब थोड़ा समझो, देखो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये मान लो क्रूड है, ठीक, ये क्रूड है, और ये आउटर क्रूड है, ऊपर वाला आंतरिक वाला जो है ये तो हमारा ठोस अवस्था में है, ये जो है वो द्रव में है। अभी हम बताएंगे द्रव में क्यों है, जानकारी सब देंगे आगे। जबकि ये वाला क्षेत्र देखा जाए, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, इसमें जैसे कोई तरंग यहां से आ रही है, ठीक, यहां से है, तो जो पी वेग है, मैंने आपको बताया था जो पी वेग है वो एक्चुअली में ठोस और द्रव दोनों में चलती है, ओके, ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं, जबकि एस वेग है वो केवल ठोस में ही चलती हैं। तो आप समझो, मान लो कि ये कोई तरंग है और जैसे ये तरंग ऐसे आ रही है, राइट, इस प्रकार से आ रही, और ऐसे ही इधर गई वापस हो गई, क्या है इधर गई ना, राइट, इधर साइड जा रही है, देखो इधर साइड। आप सुनना थोड़ा, ये जो तरंगे हैं, एक मिनट, इस प्रकार से देखो, हम इसको इस प्रकार से भी लेते हैं, इससे ऐसे, ओके, तो आप देख सकते हो ये वाली तरंग है, ये जो तरंगे हैं ये आप देख रहे हो कि ये ठोस में भी चल रही हैं, नीचे आप देखोगे ये द्रव है, ठीक, द्रव में भी चल रही है, ठोस द्रव चल रही है, तो ये तरंगे जो है एक्चुअली क्या है, पी वेग, पी वेग की तरंगे हैं, यानी कि अंधैर प्रकृति की ये तरंगे हैं, और ये ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं। लेकिन आप सुनो, अब इसमें भी वेरिएशन क्यों देखने मिल रहा है, देखो कोई चीज अगर यहाँ से आ रही है तो वो उसको सीधा आना चाहिए ना, इधर से ऐसे ऐसे आना चाहिए, लेकिन वो भी देख रहे अंदर की ओर झुक रही है, अंदर की ओर कोण की तरफ बना रही है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चट्टानें देखने को हैं, यानी कोई ना कोई ऐसी चट्टानें हैं इसमें जिसकी वजह से इन तरंगों की गति में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके अपवर्तन देखने को मिल रहा है। तो अपवर्तन क्यों मिल रहा है, इसका रीजन यही है कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं या कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसकी वजह से इसमें एक सीधी रेखा में ना जाकर पी तरंग भी डिफरेंशिएट हो रही है, उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर कोई ऐसे पदार्थ अवस्थित हैं जो कहीं ना कहीं इनको अपवर्तित कर रहे हैं, ओके, ये पी वेग है, लेकिन इनके बीच आप देखोगे ये जो होती है, यहां से आप देखो, ये देखो, ये क्या है, पूरा पी वेग छाया क्षेत्र है, समझ सकते हो, ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, पी वेग छाया क्षेत्र, ये वाला,
चलो, ये जो क्षेत्र है ये पी वेग छाया क्षेत्र है, और एक्चुअली में ये जो होता है 105 डिग्री ऊपर और 105 डिग्री इधर, 105 डिग्री इधर और 105 डिग्री इधर। ये नापते कैसे हैं एक्चुअली देखो, मानते हैं देखो इधर से, मान लो ये चीज कोई एक है, ऐसे डालते हैं पूरा, और यहाँ से हम इसको परतदार जैसे नापते हैं। ओके, तो हम ऐसे करके यहाँ से इस प्रकार जैसे डालते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे आओ और यहाँ से ये वापस लौट रही, देखो यहाँ से जा रही ना, यहाँ से जा रही है, तो हम यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से जा रही देखो ऐसे, तो हम इसको यहाँ से मापते हैं। तो जब यहाँ से मापेंगे तो ये एक्चुअली में इस प्रकार से सीधा ले रहे हैं, ठीक। आप इसको सीधा इधर कर दो, देखो करो सीधा इधर, तो ये देखो इधर देखो, ये देखो, तो ये जो कोण बन रहा है इधर वाला, ये कितना बन रहा है 105 डिग्री का, इधर कितना बन रहा है 105 डिग्री का। ओके, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि 105 डिग्री 105 डिग्री ये कोण किससे बन रहा है। अब इस पे अगर ले लो सामने वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो यहां पर जो मिलता है 145 डिग्री, वो कैसे है थोड़ा समझो। इसमें इस बीच में भी देखोगे 40 डिग्री का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि यहां पर इन दोनों बीच में देखना, हम यहां से नहीं बात कर रहे हैं, ये तो पूरा एक कोण 105 डिग्री का इधर का है, ठीक। लेकिन आप इतना देख रहे हैं पी वाला क्षेत्र, लेकिन ये तो पूरा क्षेत्र है, इधर का 105 इधर का 105। ओके, लेकिन हम यहां से देखते हैं 145 डिग्री 145 डिग्री बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा तो 105 के बीच का है। ओके, 105 अगर आप सीधा कर दोगे ऐसे 180 अंश बन जाएगा। तो 105 ये हो गया, 105 डिग्री ये हो गया, तो और इनके बीच का जो है मान वो 45 डिग्री है, 45 है। ओके, तो अब बात हम ये करते हैं, आप समझ गए होंगे कि इनके बीच का मान है ये वाला, और ये पूरा 145 है, 105 वाला है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब बात हम ये करते हैं कि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं परतें पाई जाती हैं, और ये परतें जो हैं इनके बीच में भी असात्यता है। इन परतें हैं, इनके बीच में क्या है असात्यता, यानी कि कुछ असात्यता को लेकर ये है कि एक समान इसमें पदार्थ नहीं है, कहीं ठोस है तो कहीं द्रव है, तो कहीं पर ज्यादा तापमान है तो कहीं पे दाब है। इसकी वजह से इसमें असात्यता है, एक समानता नहीं है, इससे जानकारी हमें मिलती है ठोस। ओके, अब बात हम ये करते हैं पी वेग की हो गई। एस वेग की अगर बात करें तो एस वेग जो होती है वो एक्चुअली में यहाँ देखो ठोस है, ये देखो ठोस है, ये पी वाली है, पी वेग चलती है यहाँ पे पृथ्वी के अंदर, ये एस वेग जो पृथ्वी के अंदर चलती है, ये एक्चुअली में देखोगे आप एस वेग, तो ये द्रव में नहीं चलती, ये केवल ठोस में चलती। तो ठोस में चलने की वजह से इनसे हम ये जानकारी कर लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक जो संरचना है उसमें कहीं ना कहीं द्रव भी देखने को मिलता है। ऐसा द्रव नहीं है कि बिल्कुल पानी जैसा हो, वैसे थोड़ा बहुत द्रव एक प्लाज्मा अवस्था में हो सकता है, उसे द्रवीय हम समझेंगे, राइट। तो पूरा प्लाज्मा भी नहीं है, द्रव की और ज्यादा परसेंटेज 2000 पे हम द्रव मान लेते हैं। तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से भी हमको जानकारी मिलती है। ये एस जो है ये ठोस में नहीं, ये मतलब कि द्रव में नहीं चलती, ये ठोस में चलती है। देखो जैसे ही आप आए और जैसे ही आउटर जो कोर है, आउटर जैसे ही कोर है यहाँ से ये वाला क्षेत्र, और जैसे ही आउटर कोर में आई जैसे ही देखो परिवर्तित हो गई, एक किरण भी इधर नहीं गई है, लेकिन पी वाली देखो इधर आई है, अब पी वाली देखो इधर आई है। ओके, अब पी वाली डेफिसिट देखो इधर पी वाली क्यों नहीं आई, ये इसलिए नहीं आई कि ये कहीं ना कहीं ये छाया क्षेत्र में पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसी चट्टाने हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसकी वजह से इसमें डेफिसिट हो रही है, वेरिएशन हो रहा है इनमें। तो यही रीजन है कि इनकी वजह से यहाँ पर जो छाया क्षेत्र है वो बन रहा है। वो हम आगे क्लियर कर देंगे जब हम भूकंप पढ़ाएंगे तब। ओके,
तो आप ये चीजें समझ सकते हो कि किस प्रकार से हम एस तरंग और पी तरंग से पता कर लेते हैं, जबकि एल तरंग जो होती हैं वो यहाँ पे चलती हैं धरातल के ऊपर। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसमें डिफरेंस मिलता है। ओके, लेकिन ये एक्चुअली में अपवर्तित जो हो रही हैं और परावर्तित हो रही हैं, इसमें एक घनत्व के आधार पर भी डिफरेंस मिलता है। मान लो कि कोई चीज में अगर घनत्व अधिक है, तो घनत्व अधिक का होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज में देखो हो सकता, क्योंकि नीचे जाओगे तो घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, तो जैसे घनत्व में वृद्धि होगी तो निश्चित है कि जो तरंगें हैं वो एक समान रास्ते में जैसे चल रही हैं तो वो चलेंगी, तो लेकिन 100% ये होता है कि ठोस द्रव में तो चलते ही हैं पी वाली, लेकिन आप कुछ ऐसी चट्टाने मिल जाए या कुछ ऐसा घनत्व स्ट्रॉन्ग मिल जाए, घनत्व चट्टान घनत्व से युक्त चट्टान मिल जाए, जैसे कि 11 से लगभग 10 से 11 वाला जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो का घनत्व मिल जाए, तो वहां पर थोड़ा वेरिएशन इस प्रकार से होकर इस प्रकार से भी हो सकती है से। तो ये चल तो रही है उसी में, लेकिन ये वहां पर उपस्थिति जो मटेरियल की है उसके आधार पर इसमें भी अंतर मिल जाता है, तो आप इस पर रूप से समझ गए होंगे। तो अधिक घनत्व के होने से की वजह से भी इसमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से ये चीजें 100% समझ सकते हो। ये चीजें आप समझ सकते हो, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि नीचे जाओगे तो तापमान में, दाब में, घनत्व में इनमें वृद्धि होती जाएगी, ये 100% है। आयतन में कमी होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि कोई चीज है अगर आप सतह से अगर केंद्र की ओर जाते हो इस प्रकार से इधर, तो ये जो क्षेत्र है इसकी तुलना में कितना कम है, ये वाला आयतन देखो, तो इसमें ठोस द्रव मतलब ठोस मतलब देख सकते हो ठोस कितना होगा, तापमान वृद्धि होगी, ठोस भी होगा, दाब की भी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अब हम थोड़ा समझेंगे, आप स्पष्ट जानकारी करते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में समझे हैं, अब हम स्पष्ट जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे क्या है और उसमें कौन कौन सी असंतुलता देखने को मिलती है। चलिए देखो, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको हम कई आधार पर समझते हैं। पहला हम समझते हैं रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर अगर हम देखें तो आप जैसा कि जानते हो कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी की ऊपर की परत है। ओके, ये जो पृथ्वी की ऊपर की जो परत है, ये परत आप देखोगे इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, धातु पाई जाती हैं। वैसे तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, राइट, ऑक्सीजन लगभग में यहाँ पे 47% है, ऊपर पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। फिर है यहाँ पे सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर धातु जो होते हैं, धातु हैं, ऑक्सीजन मात्रा में होती है क्योंकि ऑक्साइड पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्साइड के, क्योंकि ये पूरा जो ऊपर की जो लेयर होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है ना, तो ग्रेनाइट की जब बनी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन है, सिलिकेट भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा। तो ये चीजों से ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली में पदार्थ के साथ मिलती है ऑक्साइड के रूप में। खुली अवस्था में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो ऑक्साइड के रूप में मिलती है, और जैसे ही ऑक्साइड जब बाहर आते हैं, राइट, बाहर आते हैं 100% इसमें तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ठीक, आप समझ सकते हो। तो जो धातु होते हैं इसमें ऑक्साइड के अणु के रूप में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती हैं, तो ये धातु आप समझ सकते हो, राइट। अब बात हम ये करते हैं कि इसमें देखा जाए तो सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे स्याल, इसे बोलते हैं स्याल। तो जो स्याल जो होती है एक्चुअली में इसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के आधार पर हम इसको स्याल बोलते हैं। ये जो है रासायनिक आधार पर हम जानकारी कर लेते हैं भूप्रॉपर्टी की। जो भूप्रॉपर्टी की जानकारी है वो हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से करते हैं,
लेकिन हम कितनी जानकारी कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं आप बताओ? केवल यही पता कर सकते हैं उसमें सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। इसी प्रकार से मेटल की बात कर लो, मेटल की बात कर लो तो मेटल जो है एक्चुअली में ये बनता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसे हम सीमा बोलते हैं। ओके, तो ये मेटल में ये पदार्थ पाए जाते हैं, और भी देखने को मिलते हैं लेकिन ये मुख्य पदार्थ होते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझते हो। मेटल के बाद आप कोर पे आओ, तो कोर या क्रोड बोल सकते हो, इसको क्रोड भी बोलते हैं, क्रोड या कोर। ये जो देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें है निकेल, अरे सॉरी निकेल प्लस आयरन, निफे, इसमें निकेल और लोहा है, आयरन है। तो इससे हम जानकारी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। ये रासायनिक आधार पर हम जानकारी डाटा जुटाते हैं, जिसे बोलते हैं निफे। ठीक ऊपर की जो है इसे बोलते हैं स्याल, इसे सीमा और इसे निफे, राइट। अब भौतिक आधार पर थोड़ा समझे, ठीक है। भौतिक आधार पर हम समझते हैं, तो भौतिक आधार पर अगर हम बात करें इनमें, भौतिक आधार पर अगर हम समझें इनको, तो भौतिक आधार पर आप ले सकते हो महासागर चट्टान हुई, ठीक है, महाद्वीप हुई, तो इसमें बेसाल्ट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है के बने हैं। तो आप इन चीजों में जानकारी कैसे करना, देखो भौतिक आधार पर, तो आप जैसा कि जानते हो कि ये जो हमारा महासागर है ये, ठीक, ये क्या है, महाद्वीप है, ये महाद्वीप है पूरा की पूरा नहीं, ये क्या है, महासागर है। तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि महाद्वीप जो होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट। ये एक प्रकार की देखा जाए तो ये जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनाइट और एक होती है बेसाल्ट। तो जो ग्रेनाइट है वो एक्चुअली में महाद्वीप से बने होते हैं, जबकि बेसाल्ट जो है वो महासागरीय जो नीचे की परत होती है, नीचे की एक सतह होती है, ये बेसाल्ट की बनी होती है। और बेसाल्ट जो देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा अधिकतम देखने को मिलेगी, जबकि ग्रेनाइट है इसमें सिलिकॉन की सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो होते हैं ये ठोस नुमा होती हैं और ये बहुत ही मतलब वैसे होती हैं, बिल्कुल लद्दड़ या बोल सकते हैं बिल्कुल आप जैसे इसमें कुछ मारते हो या खोदते हो तो बहुत ही सरलता में खोदती है। तो ये ग्रेनाइट से बनी होती है, सिलिकॉन होती है, बिल्कुल मुलायम होती है और ऊपर जम जाती है, जैसे इसमें कुछ आप काटते हो तो बहुत आसानी से कट जाती है। जबकि ये बेसाल्ट है, ये लोहा से बनी है, लोहा इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये नीचे एकदम बहुत पट्टी सी जमी होती है, तो इसे खोदने में काटने में बहुत ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार से तो आप समझते हो लोहा एक प्रकार का कितना कठिन होता है काटना। तो आप ये चीजें आप समझ सकते हो बेसाल्ट की होती हैं। अब देखो ये बनती कैसे हैं, देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के और ऊपर वाला जो है आपको मैंने बताया था लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर जो यहाँ पे मिलता है ऊपर वाली परत है, इसके नीचे जो पाएगा वो लिथोस्फीयर है, ठीक। तो लिथोस्फीयर में आप देखोगे चट्टानें, और जैसे ही जो चट्टानें होती हैं तो ये जो चट्टानें हैं नीचे से ही जाती हैं, क्योंकि ऊपर जब भूकंप ऊपर जो कोई चीजें ऐसी हैं, समझो देखो जब कोई चीज नीचे इस प्रकार की घुसती है, नीचे घुस गई, और जैसे मान लो कोई चीज है महाद्वीप है वो घुस गई, तो वह ऊपर जब जाते हैं ऊपर जाती हैं तो ये क्या है, महाद्वीपीय चट्टानें हैं नीचे वाली, तो महाद्वीपीय वो पाई जाएंगी, प्लेट है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट है तो इनसे क्या बनेगी, ग्रेनाइट। ऊपर सभी क्या है, ग्रेनाइट है। और कोई महासागरीय प्लेट है जब वह नीचे घुसती है तो वो भूकंपीय नवा बनाती है, तो यहाँ पर जो मटेरियल है गर्म तत्व वाला उसे बाहर लाएगी, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे फैल जाएगी। तो ये जो महासागरीय नीचे बनती है ये एक्चुअली ऊपर तक नहीं आती, पतला होता है ना, तो ये ऊपर तक नहीं आती है, यहाँ तक बनती है, लेकिन हाँ ये पूरी महासागरीय बन जाती है। और ये चीज जरूरी नहीं है कि ये इधर ही जाए, ये ऊपर इधर साइड में आ सकती है। तो यहाँ पर जब बाहरी बहुत सारी लंबे समय तक इसमें बाहरी जब अपर्दन होगा, अपचय होगा, तो ये भी ऊपर निकल आता है क्षेत्र, तो ये माना जाता है पठारी नुमा क्षेत्र। और ये देखा हो दक्कन का पठार है एक्चुअली में, आप समझ सकते हो। चलिए, तो भौतिक आधार पे हम समझते हैं कि जो बेसाल्ट, जैसे कि महासागरीय जो चट्टान है उसमें बेसाल्ट है, गैब्रो हुआ, तो बेसाल्ट भी होता है, गैब्रो भी मिल रहा है।
तो बेसाल्ट गैब्रो है वो एक्चुअली में आग्नेय ही है, जी आग्नेय ही है, गैब्रो बेसाल्ट है, ये मिलता है। जबकि महाद्वीप है उसमें ग्रेनाइट अवसादी ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ये हम भौतिक आधार पे भी समझते हैं। तीसरी चीजें हैं यांत्रिक आधार पे। तो यांत्रिक आधार पर आप, मैंने यांत्रिक आधार पे जैसे कि आपको बताया कि पहले तो ओके आंतरिक आधार पे देखो क्या होता है, एक मिनट। हाँ, यांत्रिक आधार पर अगर हम समझते हैं, यांत्रिक आधार पर बात करें तो यांत्रिक किससे हुआ, ताप, दाब, घनत्व। ओके, ताप है, दाब है, घनत्व, इसी में जैसे कि तरंगे हैं मैंने आपको बताया, उनके यांत्रिक आधार पर हम उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप क्या होता है कि इनको ताप है, दाब है, इनके आधार पे भी समझते हैं कि जैसे पृथ्वी में आप अंदर जाओगे तो ताप में वृद्धि होती जाएगी, तो क्रूड जो होता है उसमें 6000 डिग्री तो तापमान देखने को मिलता है, वो यांत्रिक आधार पे हम उससे जानकारी कर लेते हैं। दाब है वो भी अधिकतम, जैसे ही जाओगे नीचे तो दाब में भी बहुत अधिकतम वृद्धि होती जाएगी, घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। तो ताप में, दाब में, घनत्व में वृद्धि होगी तो निश्चित है कि इसमें कहीं ना कहीं भिन्नता मतलब देखने को तो मिलती है, लेकिन ये आंतरिक आधार पे हम इसमें जानकारी जुटा लेते हैं। ओके, तो यही चीजें हैं कि किस प्रकार से हम इनमें यांत्रिक आधार पर, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतर संरचना की जानकारी हम करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं मेन चीज पे, अब हम आते हैं। राइट, देखो मेन चीज पे, मान लो कि ये हमारी ये क्या है, पृथ्वी, एक हम हिस्सा ले लेते हैं और ये हिस्सा से हम समझते हैं। ये जैसे देखो महासागर, ये क्या है, महाद्वीप, फिर ये है महासागर, फिर ये महाद्वीप, फिर ये महासागर। ओके, तो ये हम सीधा कर लेते हैं, देखो ऐसे। ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये है हमारी भूपारपटी, भूपारपटी। और ये भूपारपटी जो होती है जी 0 से 30 किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं कि ये आप देखोगे महासागर पे ये 5 से 7 किलोमीटर के बीच होती है, और महाद्वीप जो होते हैं वहां पे आप मिल जाएगी 25 से 21 से 25 किलोमीटर के बीच। ओके, जबकि ऊपर जो मतलब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे मान लो ये पर्वत है तो यहाँ पर क्षेत्र ज्यादा मिल जाएगी, लगभग में 60 से 70 के बीच भी पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग इनका भी मतलब एक डिफरेंस मिलता है ना, मतलब उसमें लंबाई में, चौड़ाई में एक्चुअली में। तो जैसे आप जाओगे तो भूपृष्ठ की जो भूपरपटी है उसमें भी ये अंतर देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमको 0 से 30 औसतन ले लेते हैं, 0 से 30 किलोमीटर होती है। और इसको अगर हम समझते हैं तो इसको हम थोड़ा आगे समझ लेते हैं, पहले हम एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जैसे ये महासागर है, ओके, और ये महासागर है, और महासागर के जैसे यहाँ पर महासागर खत्म हुआ और महाद्वीप लगा, और जैसे महासागर यहाँ से फिर लग गया, फिर यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर जो देखोगे महासागर और महाद्वीप के बीच में एक असातता पाई जाती है, उसे बोलते हैं कोनार्ड। जो कोनार्ड असातता है, एक्चुअली में यही असातता होती है जो महासागर और महाद्वीप के बीच में पाई जाती है। ये महासागर हुआ, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप हुआ, ये महासागर हुआ, ये महाद्वीप हुआ, इनके बीच में कौन सी असातता है, इनके बीच में। लेकिन ये भूपर्पटी में ही होती है, ये याद रखना, मेंटल एंटर नहीं होती है, ये होती है भूपर्पटी में। और भूपर्पटी के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ महाद्वीप और महासागर एक साथ लगते हैं, तो उसी बीच का जो क्षेत्र होता है वो वहां पे असातता होती है, उसे बोलते हैं कोनार्ड असातता, कोनार्ड असातता। ठीक, आप समझ सकते हैं कितना। ओके, ये जो होती है 0 से 30 डिग्री तक ही मानते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नीचे की। इसके नीचे की अगर हम बात करें, ये वाला क्षेत्र, पहले हम इसको कई भागों में बांट लेते हैं, देखो इस प्रकार से। एक ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहां से यहां तक, ये जो क्षेत्र है ये है हमारा क्रोड। ये क्या है, क्रूड या कोर बोलते हैं इसको। और ये जो क्रूड है ये वाला, ये बाहरी क्रूड है और ये आंतरिक क्रूड है। ठीक,
ये 29 से 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 29 से 63 से 71 बोलते हैं, हम 6400 ले लेते हैं, 6400 किलोमीटर। जबकि ऊपर का जो भाग है देखना, यहाँ पे आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक, ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आंतरिक मेंटल। ये क्या क्षेत्र? आंतरिक मेंटल है। और ये भी किससे बना है? ये ठोस से बना है। ये कैसा है? ठोस है। और जबकि ये वाला जो क्रूड है, ये वाला बाहरी क्रूड है, ये द्रव से बना है। जो अभी मैं आपको बताया था, जो तरंगे हैं वो एक्चुअली यहां तक तो आती हैं, यहां से इस प्रकार से चली जाती हैं। ठीक, तो ये देखो, आप समझ सकते हो, ये हमारा द्रव है, द्रव वाला, सॉरी, हाँ, ये ठोस वाला है, ये द्रव वाला है, और ये पूरा ठोस है। आप एक मिनट, ये हमारा ठोस है, तो ठोस को हम इस प्रकार से कर लेते हैं, और ये ठोस है। ठीक, ये हमारा कैसा है? ठोस है, ये भी ठोस है। अब देखो, ये आंतरिक मेंटल है। ये कौन सा है? आंतरिक मेंटल है। यहां से देखो, यहीं से तो लगता है मेंटल, ये पूरा मेंटल लग गया यहां तक। ये जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का, भूपटल से लेकर, जहाँ भूपटल की सतह होती है नीचे, इससे लेकर यहां तक ये पूरा मेंटल होता है। अब इसके ऊपर देखोगे तो ये आंतरिक मेंटल है, और आंतरिक मेंटल के ऊपर आप जाओगे तो ये बाहरी मेंटल है। ठीक, ये है पूरा बाहरी मेंटल। लेकिन इसे भी हम दो भागों में क्यों बांटते हैं? देखो, इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, वो उसका कारण है, क्योंकि जो बाहरी मेंटल है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र का ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला ये एक्चुअली में कैसा है? ठोस है, दृढ़। ये कैसा है? ठोस है। और ये वाला कैसा है? ये है द्रव अवस्था में, यानी कि यहीं पर तो संबंधीय धाराएं होती हैं। संबंधीय जो धाराएं हैं वो एक्चुअली में कहां पर हैं? यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो बाहरी मेंटल है, बाहरी, सबसे बाहरी मेंटल, मतलब बाहरी मेंटल का भी बाहरी जो क्षेत्र है, ये ऊपर का, यहीं पे तो प्लेटें हैं इस प्रकार की, यही तो प्लेटें हैं, जिसपे जिसपे समुद्र है, वो है हमारी महासागरीय प्लेट है, इसपे महाद्वीप टिके हैं, वो है महाद्वीपी प्लेट है, तो यही तो है। और ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये पूरा तो वैसे भी ठोस होता है, तो ये दोनों क्षेत्र ठोस पाए जाते हैं। और आप समझ सकते हो, ये 0 से 30 किलोमीटर था, और ये जो भूपटल से लेकर के मेंटल है, ये जो क्षेत्र है आप 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। अब इसको भी हम दो भागों में जैसे विभाजित करते हैं, जैसे ये बताया मैंने, यहां से लेके ये वाला जो ठोस है, ये तो मैंने आपको बता दिया 0 से, यहां से 0 से 30 है, लेकिन यहां से ये वाला जो क्षेत्र है ये एक्चुअली पाया जाता है 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, तो हम 0 से 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ये पूरा ठोस है, क्योंकि 0 से 30 किलोमीटर ये भी ठोस है, और 0 से 100 किलोमीटर, 30 से 100 किलोमीटर ये भी ठोस है। तो पूरा 0 से 100 किलोमीटर का जो हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है, ये एक्चुअली में कैसा है? ठोस है। और यही ठोस है, इसकी वजह से एक मिनट, ये जो ठोस है ना, तो इसकी वजह से इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो बाहर का जो मंडल है, बाहरी मंडल है, ये वाला बाहरी जो बाहरी जो मेंटल है ठोस वाला, और ऊपर का जो ठोस वाला, ऊपर पट्टी का ले लो, और मेंटल है, ठीक, वो मेंटल ऊपर वाला ले लो, तो इन दोनों को मिला देते हैं ठोस ठोस को, तो इसे बना देते हैं लिथोस्फीयर। जबकि नीचे का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये होता है 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। ठीक, 100 से 700, यानी कि 700 किलोमीटर होता है। ये एक्चुअली में दुर्बलता है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है कैसा? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में यहाँ पदार्थ पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो प्लेटें हैं मूवमेंट करती हैं, एक मूव करती हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह चलती रहती हैं, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, वो भी ऐसी इसमें गमन करती रहती हैं। तो इन्हीं के टकराने से ही क्या है, भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो आती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं,
वो इनका कारण यही है। तो यहाँ पे प्लेट है जो घूमती है। यहाँ पर क्या होता है, संवहन। अब थोड़ा संवहन को थोड़ा समझ लो, अगर कोई चीज संवहन आई है थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अगर संवहन की बात करें तो संवहन तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पाया जाता है। वो पाया जाता है एक्चुअली में दुर्बलता मंडल में। ठीक, जो बाहरी मेंटल है, बाहरी मेंटल का ही भी दुर्बलता मंडल जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है संवहन क्षेत्र। क्योंकि संवहन का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्षेत्र द्रव है, और इस द्रव अवस्था के होने की वजह से इसका जो मटेरियल है वो क्या है, वो मूव करता है, यानी घूमता रहता है। मतलब इस प्रकार से चलता रहता है, घूमता रहता है। इसकी वजह से यहाँ की जो प्लेटें हैं वो भी मूव करती हैं। तो मूव करने का मतलब यही है कि जब पृथ्वी घूमती है, तो जैसी पृथ्वी घूमती है तो इसमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी, क्योंकि यहाँ पर लौह तो नहीं पाया जाता है, लौह नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ये कोई रेडिएशन थोड़ी नहीं फैलाते, सिलिकॉन है मैग्नीशियम। हो सकता है सिलिकॉन जो होती है एक अयुग्मित होती है, सिलिकॉन अयुग्मित होती है, लेकिन ये बहुत कम में होती है, तो ये ज्यादा नहीं करती है। जबकि जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे जिसमें यूरेनियम ले लो, थोरियम ले लो, प्लेटिनियम ले लो, ये जो होते हैं इनकी वजह से यहाँ पर ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो इनमें कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होती रहती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पर तापमान की वृद्धि रहती है। ठीक, इन पदार्थों की वजह से जैसे तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी तो यहाँ की जो जो क्षेत्र है वो गर्म में रहेगा, गर्म अधिक है तो दाब में भी देखोगे तो रहेगा ही। तो ये प्लेटन में इस पे क्या है, प्लेटें ऐसी तैरती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर संवहन धारा देखने को मिलती है। तो संवहन ये भी आप देखोगे, अगर हम ऊर्जा का ट्रांसफर देखें, थोड़ा ऊर्जा का ट्रांसफर समझ लो यहाँ पे किस प्रकार से होती है। क्या ऊष्मा, ऊष्मा समझ लेते हैं, वो एक ही बात है। ऊर्जा ऊष्मा में बेसिक डिफरेंस होता है, राइट। ऊष्मा को केवल हम महसूस करते हैं, ऊर्जा को हम उसी में पावर से काम करती है। देखो ऊष्मा है जैसे इसका ट्रांसफर तीन प्रकार से होता है। पहला होता है चालन के माध्यम से, ठीक, दूसरा होता है संवहन के माध्यम से, और तीसरा जो है वो होता है विकिरण के माध्यम से। यहाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, विशेष याद रखें थोड़ा। चालन आप देखोगे जैसे कि ये लोहे का पदार्थ, ये लोहे का पदार्थ, ये है इस प्रकार से, तो ये जैसे एक दूसरे चिपके हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी कोई चीज को यहाँ पर अगर हम इधर लगाते हैं, अगर कोई हम एक लंब यहाँ लगा देते हैं, या कोई हम पदार्थ को गर्म करते हैं एक जगह से, यहाँ से इसको गर्म करेंगे, तो ऐसा नहीं होगी कि यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ पे जो उपस्थित ऊष्मा है उसको क्या कर देगी, यहाँ तक मतलब यहाँ ला देगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि एक पदार्थ यहाँ से गया 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 इसको गर्म कराया, फिर एक गया 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 ऐसे गर्म कराया, फिर गया 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 ऐसे गर्म कराया, ऐसा नहीं होता। ये याद रख लें। यहाँ पे क्या होता है कि ये पहले गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होते ही इसका चालन दूसरे फिट, और फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, और फिर ये ऐसे करके गर्म होता है ये। तो चालन क्या, चालन विधि में आप देखोगे जैसे कोई भी लोहे की छड़ी ले लो और आप उसे चूल्हे में या गैस पे गर्म करो, तो वो नीचे का हिस्सा गर्म पहले होगा, और जैसे ही गर्म होता है धीरे 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 ये हिस्सा गर्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे गर्म होता है। तो ये जो चालन है वो देखने को मिलता है ठोस अवस्था, बस ये चीजें याद रखना। चालन द्रव में कभी हो ही नहीं सकता, नेवर नेवर, क्योंकि ये केवल ठोस में ही होता है। जबकि आप संवहन देखेंगे, ये तो संवहन होता है वो एक्चुअली में हमारा द्रव में देखने को मिलता है। जैसे आप इधर ले लो, मान लो कि हम कोई चीज, ये पात्र ले लेते हैं और हम इसको, ठीक, इसको हम गैस के माध्यम से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, ठीक, ये हम गैस के माध्यम से गर्म करते हैं। अगर हम गैस के माध्यम से गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जैसे इसमें हम कुछ मटेरियल लाते हैं, जल लेते हैं,
ओके, ये जल वाली है। तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, पानी जो है वो एक्चुअली में भरा है। तो पानी, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, क्वथनांक थोड़ा समझते होंगे ना। तो क्वथनांक जो होता है पानी का कम होता है जबकि चाय का अधिक होता है। क्यों? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कभी खौल ही नहीं सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पानी का होता है नहीं, 100 में ही वो पूरा वाष्प बन जाएगा और उड़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसका क्वथनांक इतना ही, ज्यादा से ज्यादा होता ही नहीं, इतने ज्यादा गर्म होती ही नहीं। जबकि चाय देखोगे आप, अगर चाय, क्योंकि ये जल है ना वो शुद्ध होता है ना, बात ये होती है। और जब भी चाय है उसमें अशुद्धि होती है तो मिश्र रहता है। ठीक, उसमें कई सारे कैफीन वगैरह बहुत सारे मिलता है, ये देखने को मिल जाता है इसमें। तो इसकी वजह से ये अशुद्ध हो जाती है ना। बिलियन आगे हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं जानना है, थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसलिए। तो यहाँ जैसे हम गर्म करते हैं तो यहाँ का जो अणु है, ये अणु है, इसको गर्म नहीं करेगा, इसको गर्म नहीं करेगा, सीधा ऊपर इसको गर्म करेगा बेटा। फिर इससे यहाँ से जाएगा, ये इसको गर्म करेगा, ये यहाँ से गया, इसको गर्म करेगा, ये लो ऐसे ऐसे ये गर्म करेगा। तो क्या आप देख रहे हो कि नीचे का अणु गया ऊपर गर्म करके आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, और ऊपर ऐसे जाता है, नीचे ऊपर फिर नीचे आया। ये ठंडा वाला नीचे आया गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ठंडा वाला नीचे आया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर वाला ठंडा वाला नीचे आ गया, ऊपर 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 गर्म गया नीचे। तो गर्म ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि गर्म जो जल होता है वो एक्चुअली में हल्का होता है। गर्म जल हल्का होता है और ठंडा जल भारी होता है। और इसीलिए तो भारी जल जो होते हैं वो एक्चुअली में मूव इतना नहीं करते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो नीचे स्थली पे बहुत तेज करते हैं, जबकि स्थली जो गर्म होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वो हल्का हो जाता है ना, तो वाष्प बन के उड़ जाता है। अब समझो, तो संवहन ये है। तो एक्चुअली में यहाँ पर ही क्या मिलता है? संवहन मिलता है, क्योंकि ये द्रव है तो द्रव में संवहन मिलता है। विकिरण क्या है कि सीधा है माध्यम, जैसे सूर्य का माध्यम है, यहाँ से ऊर्जा गई सीधी यहाँ पे आ गई, टकरा गई आगे, फिर ये इस प्रकार से, फिर इसका क्या होगा, यहाँ पे वातावरण में आएगी हमारे वायुमंडल में, तो यहाँ पे इसका प्रकीर्णन होगा, इस प्रकार से फैल जाएगी पूरा। ठीक, ये क्या है? विकिरण है, सीधा विकिरण है। यहाँ पे ये कहीं एक्चुअली में इसमें भी अंतर मिलता है, वो वायुमंडल के आधार पर इसमें अलग अलग डिफरेंस मिल जाता है, वो हम आगे क्लियर करेंगे, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप समझ सकते हो। तो यही हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो संवहन है, और ये कितना है? 100 से 700 किलोमीटर। और ये पूरा देखोगे आप, ये वाला हम आप इसको ऐसे कर देते हैं, ये हमारा पूरा लिथोस्फीयर है, ये वाला क्षेत्र। इसमें ऊपर रोटी भी ले लेते हैं और ऊपर ठोस वाला बाहरी मेटल भी लेते हैं। और ये वाला जो है वो दुर्बलता है, इसमें प्लेटें जो मतलब तैरती हैं, ठीक है, ऐसी यूरेनियम पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियोएक्टिव है, आयनिक पदार्थ बोलते हैं जिन्हें, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं ना ये एक्चुअली में, और घूमते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक, ये जो क्षेत्र है एक्चुअली में ये होता है 0 से 100 किलोमीटर। मैंने ये देखो बताया आपको, 0 से 100 किलोमीटर ये पूरा क्षेत्र है, यहां से यहां तक ये है 0 से 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्थैनोस्फीयर, यानी दुर्बलता मंडल। ये दुर्बल है ना, इसकी तुलना में तो ये दुर्बल ही है। और ये दुर्बल तो इसी वजह क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो तापमान यहाँ वृद्धि रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा द्रवस्था में रहता है मटेरियल। ये कितना है? 100 से यहाँ से ले लो, यहाँ 100 700। तो अब यहाँ पे असातता कौन सी पाई जाएगी? जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो महासागर हैं और भूमध्य महाद्वीप हैं, इनके बीच में कोनार्ड थी। अब इनके बीच में देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो वाला क्षेत्र देखो, ये पूरा क्या है?
ये है पूरा मेंटल, ये याद रखना यहाँ तक, ये मेंटल है ना, क्योंकि ये भी मेंटली का क्षेत्र है, ये ठोस वाला है ऊपर वाला। तो यहाँ ये पूरी, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरी क्या है, भूपर्पटी है, ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ भूपर्पटी और मेंटल, भूपर्पटी और मेंटल के बीच में एक असतता पाई जाती है, उसका नाम आप लिख लो मोह। क्या पाई जाती है, मोह असतता, या आप इसे बोल सकते हो मोहरोबिक, इसे मोहरोबिक लिख लो, पूरा नाम लिखो, मोहरोबिक असतता। ये किसमें पाई जाती है, मेंटल और भूपर्पटी के बीच, मेंटल प्लस भूपर्पटी। यस, क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। अब जैसे हम यहाँ पे, ये तो हमने इसके बीच में ले लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले लिया। अब हम इसके नीचे आते हैं, देखो अब ये याद रखें, ये जो मेंटल पाया जाता है, दुर्बलता मेंटल है, दुर्बलता मेंटल है, दुर्बलता वाला, और ये ठोस वाला, इनके बीच में कोई असतता नहीं है, इनके बीच में कोई असतता देखने को मिलती नहीं, क्योंकि ये भारी मेंटल है ना, पूरा भारी मेंटल ही के ऊपर गिना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ क्षेत्र आपका चट्टानी युक्त है, कुछ ठोसनुमा है, कुछ उसमें दुर्बलता है। अब हम ये वाला क्षेत्र देखते हैं, यहाँ ये, यहाँ पे देखो बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, इनके बीच में एक असतता और पाई जाती है, ठीक, इनके बीच में एक असतता देखने को मिलती है, वो मिलती है रेप्टी। कौन सी मिलती है, रेप्टी। जो रेप्टी असतता है वो एक्चुअली में किनके बीच मिलेगी, वो मिलेगी आपका बाहरी मेंटल, ये वाला क्षेत्र, और ये आंतरिक मेंटल जो ठोस है, ये बाहरी मेंटल है, ये थोड़ा द्रव में भी है, ऊपर वाला ठोस में। तो इसके बीच में कौन मिलेगी, रेप्टी। आप समझ सकते हो, रेप्टी असतता। अब यहां पे आओ, ये क्या है, मेंटल और क्रूड। तो मेंटल और क्रूड के बीच में जो असतता मिलेगी वो मिलेगी गुटेनबर्ग। कौन मिलेगी, गुटेनबर्ग। ये किसके बीच है, मेंटल और ठोस यानी क्रूड के बीच में है, क्रूड क्रूड ले लो, ठोस ना लो, क्रूड। ओके, जबकि ये असतता, ये वाली यहाँ की असतता है, क्योंकि ये वाला जो है वो द्रव में है, ये वाला क्या है, ठोस में है, तो इनके बीच में भी असतता देखने को मिलेगी ये। तो ये असतता कौन सी है, ये एक वैज्ञानिक है बुलेन नाम के, बुलेन और लेहमैन, दो वैज्ञानिक हैं, बुलेन और लेहमान। तो इन दोनों के नाम पर ही ये असतता का नाम दे दिया गया, बुलेन और लेहमैन। इनके इनके देखो, जैसे बुलेन है, ऊपर बुलेन का एक नाम था और नीचे क्या है, लेहमान है, नहीं वैज्ञानिक ही है दोनों, बुलेन और लेहमान, तो इन्हीं के नाम से ये रखा गया, बुलेन और लेहमान। ये असतता यहाँ पे देखने को मिलती है पृथ्वी के अंदर। जैसे आप पृथ्वी के लगभग में कितना, यहाँ पर आप लिख लो, ये क्षेत्र आप जैसे आगे भी हम क्लियर कर देंगे। वैसे तो ये वाला क्षेत्र है 51 से 50 से 6400 के बीच पाया जाता है। यहाँ से आप देखोगे 2900 से 5150 के बीच, ये कौन सा है, द्रव है। और 5150 से 6400 किलोमीटर नीचे जाओगे, यानी कि 6400 किलोमीटर जैसे पृथ्वी के नीचे जाओगे, तो यहाँ पर एक क्षेत्र ये वाला मिलता है देखने को, ये वाला, ये ठोस मिलता है, ऊपर का द्रव है ये वाला क्षेत्र, ठीक। अब चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना आपको। अब हम बात ये करते हैं कि इनके बीच में कौन कौन असतता पाई जाती है, ये भी समझ लिया, और सभी भौतिक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, सभी को हमने एक एक करके समझ लिए हैं। चलिए, चलो अब हम इनको लास्ट है थोड़ा और समझ लेते हैं, भूपर्पटी और मेंटल और क्रूड, इनको थोड़ा और उनके आयतन के आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे, घनत्व के आधार पे थोड़ा और समझते हैं, और इसके बाद तो फिर ये तो कंप्लीट ही है। चलो एक मिनट, देखो ये हमारी क्या है, पृथ्वी का एक अहम हिस्सा है। चलो हम ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, पूरा भूपर्पटी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, भूपर्पटी के बारे में। एक मिनट, पूरा एक डाटा और लिख लो, एक बार डाटा थोड़ा ले लो। वो पृथ्वी में थोड़ा जो पदार्थ है उसके हिसाब से, पृथ्वी में पूरा पृथ्वी की बात करेंगे हम पहले, तो पूरी पृथ्वी में थोड़ा डाटा है, आप लिख लो, नोट डाउन करते जाना। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी में, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, वो कितना है
34.6%। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 31%। हाँ सॉरी नहीं 30%, आप 30% लो, वैसे तो 29.5 है, 29.5 है, वैसे आप 30 ले सकते हो। इसके बाद सिलिकॉन है तीसरे नंबर पे, तो सिलिकॉन जो पाई जाती है वो है 15.2%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें 12.7%। निकेल, निकेल इसमें मिलता है 2.4%। सल्फर देखोगे आप तो 1.9%। तो ये पूरा डाटा है पृथ्वी में जो पदार्थ है उनके आधार पे आप समझ सकते हो। कोई चीज 100% है, लोहा है सबसे ज्यादा मिलता है पृथ्वी में, ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे 30% मिलती है, सिलिकॉन है 15.2% मिलती है। ऑक्सीजन इसलिए अधिक है क्योंकि जितने भी वहां पदार्थ पाए जाते हैं वो चाहे कैसे भी हों, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से युक्त ही होते हैं, ऑक्सीजन से मिक्स ही होते हैं, उसमें मतलब कोई भी हो ऑक्सीजन से मिली ही होते हैं। ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं ना, बात तो यहाँ आती है, पूरा पूरा ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन हो चाहे मैग्नीशियम हो निकेल हो कोई भी हो, सभी ऑक्साइड में ही ऑक्सीजन से युक्त मिलेंगे, कोई भी एक वैसी धातु नहीं मिलेगी अलग से। इनको अलग से हम अलग से भट्टी से इनको हम निकालते हैं स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा प्रगलन करके। प्रगलन आपने नाम सुना हो। चलिए अब हम बात करते हैं भूपरपटी की। तो भूपरपटी में हमने आपको बताया कि ये 0 से 30 किलोमीटर बीच होती है। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान तो आप जानते हो कि पदार्थ की मात्रा, कोई चीज है पदार्थ है, इसमें जो उपस्थित इसका जो मात्रा है, अगर इसका हम क्वांटिटी करते हैं, ठीक, तो इसकी जो मात्रा है उसे बोलते हैं द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान बोलते हैं। भार अलग होता है, ये याद रखें, भार और द्रव्यमान बेसिक डिफरेंस होता है। जो द्रव्यमान है वो आप समझोगे तो ये इसका कितना है, ये द्रव्यमान की बात करते हैं तो जी इसमें आप देखोगे 0.2%, 0.2% ये कितना है? द्रव्यमान है। पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान है ये भूपरपटी का 0.2%, समझ लो। 1% की तो बहुत दूर रही, 0.2% है, 1% तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद आयतन, आयतन इसका थोड़ा मिल जाएगा, देखो कितना फैलाव है यहाँ पे, लेकिन ये पतला है ना तो इसका आयतन तो खैर कम ही मिलेगा, लेकिन ये लंबा है। ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो आयतन ही में है, ऊपर वाला 0.30 किलोमीटर जो आयतन है वो कितना मिलता है? 0.5%। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर जो होता है ना वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आप द्रव्यमान बढ़ाओगे तो आयतन को निश्चित है आयतन घटेगा, समझ रहे हो? जैसे ही द्रव्यमान घटाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ठीक। तो द्रव्यमान जैसे ही द्रव्यमान में देखो द्रव्यमान देखो, आयतन देखो यहाँ पे 0.5% है, जबकि द्रव्यमान देखो 0.2% है। क्यों है? आयतन देखो कितना है, यहाँ तक जा रहा है, और इसमें पदार्थ की जो मात्रा है वो इससे कम है आयतन से, तो 0.2%। तो इसका आप घनत्व निकाल सकते हो। तो इसका जो घनत्व होता है वो एक्चुअली में 0.5 से 3% के बीच होता है। आप देख सकते हो ना कि कोई चीज है, द्रव्यमान और आयतन के आधार पर ही हम घनत्व को निकालते हैं, ठीक। घनत्व एक पे डिपेंड नहीं होता है, दोनों पे डिपेंड होता है। अगर द्रव्यमान की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो घनत्व में वृद्धि होगी। देखो इधर कर देते हैं, यहां ले लेते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो निश्चित है आयतन में कमी होगी, और जैसे ही द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी, राइट। आयतन तो एक क्षेत्रफल को डिसाइड करता है ना, तो आयतन है। अब आयतन में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी, और द्रव्यमान जैसी कमी होगी तो घनत्व में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या समझते हो? तो आयतन तो 0.5%, 0.2% द्रव्यमान, तो यहाँ पे द्रव्यमान की मात्रा कम है, आयतन ज्यादा है, तो इसकी वजह से घनत्व भी यहाँ पे कम मिलेगा। वो कितना? 0 से 2 से 3% के बीच यहाँ पे घनत्व मिलता है।
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2 से 3% परसेंट एक्चुअली ये नहीं होता है, ये आप ग्राम में होता है, यानी कि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको हम घनत्व, ये विमा निकालते हैं उसमें आती है ग्राम घन सेंटीमीटर, तो ये घनत्व में होती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग में 47%। ऑक्सीजन 47% मिलेगी। सिलिकॉन आपको 27.7%। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13%, यानी 7.7%, और एल्यूमिनियम है 8.13%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भूप्रकृति के बारे में। चलिए, दूसरी बात मैंने आपको बताया था मेंटल, ये क्षेत्र है पूरा मेंटल का यहां तक। तो ये वाला अगर मेंटल की बात करें, ये ठीक, तो मेंटल आप देखोगे, इसको हम दोबारा पूरा नहीं समझाएंगे, थोड़ा इस पे टाटा है, आप लिख लो। मेंटल की बात करें तो ये लगभग में 30 से, जैसा मैंने आपको बताया, 2900 किलोमीटर पाया जाता है। अब वो भी 30 से 100 है आपका लिथोस्फीयर, सॉलिड में भी मिल जाता है, नीचे स्फीयर है जो भी हमने पीछे सब क्लियर कर दिया है। ओके, तो इसी में क्या है, संवहन धारा जो देखने को मिलती है, चालन, संवहन, विकिरण, ये मिल जाता है। राइट, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे तो हम सियाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं पूरा क्षेत्र को, इसे सीमा, ठीक, सीमा बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें हम आयतन की। तो आयतन देखो, इसका आयतन समझो, ये पूरी पृथ्वी का आयतन कितना रखता है, 83.5%। सब कितना आयतन है, बहुत आयतन है। देखो, पूरी पृथ्वी है, उसका पूरा जो मेंटल क्षेत्र है ना पृथ्वी का, वो 83.5% अपना हिस्सा रखता है। और इसका द्रव्यमान देखोगे ना, तो द्रव्यमान इसका होता है 67.8%। द्रव्यमान कितना है, 67.8%। अब द्रव्यमान भी इसका कम है, आयतन ज्यादा है, तो घनत्व तो निश्चित तौर पे इसका कम ही मिलेगा। तो घनत्व कितना है, 3.5%, इतना ये क्या है, इसका घनत्व है। अब इसमें कोई ज्यादा जानकारी तो है नहीं, बस जो भी था मैंने पीछे बार सब कुछ बता ही दिया। ओके, अब हम बात करते हैं क्रोड की। ठीक, ये वाली, ये भी देखो बाहरी क्रोड यहाँ पे होता है, ये द्रव है, ये ठोस है, तो ऐसे हमने सब आपको बता ही दिया। यहाँ से 29 से 5150, 5150 से 6400। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है द्रव है, ये क्या है, ठोस है। अब यहाँ थोड़ा समझो, ये जो मटेरियल इसमें पाया जाता है पूरा क्रूड है, इसमें होता है निकेल और लोहा। अब निकेल और लोहा है, तो 100% आप अब ये समझो कि जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ है लौह चुंबकीय है, क्योंकि निकेल जो होता है वो भी एक प्रकार से देख सकते हो कि आयरन की भले तुलना में लौह चुंबकीय है, मतलब चुंबक का काम ना कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत होता है उसमें भी, जबकि पूरा जो आयरन है उसमें वो पूरा लौह चुंबकीय है। ओके, पूरा क्या है, लौह चुंबकीय है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखोगे, ये वाला, ये यहाँ पे द्रव अवस्था में क्यों है, ये द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। तो जो बुलेन नाम के थे, उन्होंने इनके बारे में डाटा जुटाया, उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ पे आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण भी बताया और अयुग्मित भी कण बताए। तो आप आवेशित कण और थोड़ा अयुग्मित कण समझ लो। आवेशित कण किसे बोलते हैं, मतलब कोई चीज है वो स्थिर है, मान लो, ठीक, मान लो कोई पदार्थ स्थित है, तो इसमें जो ऊर्जा उपस्थित है, ठीक है, क्या उत्पन्न करेगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी नहीं, लेकिन वो स्थित है,
तो स्थिर है, इसकी वजह से उसमें जो कण है वो मौजूद है आवेशित कण। आवेश है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, ये आवेशित कण है उसमें, क्योंकि वो स्थिर है, राइट। अगर वही चीज जब चलने लगती है तो ये आवेशित कण जो होते हैं एक्चुअली में, अगर ये वैसे तो स्थिर होती है, जब कोई चलने लगती है तो आसपास उसके ये क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत ऊर्जा के साथ साथ ये यहाँ पे चुंबकीय ऊर्जा मतलब चुंबकीय बल उत्पन्न कर देते हैं विद्युत बल के साथ साथ। तो यहाँ पे विद्युत बल भी देखने को मिलेगा आपको, ये वाला क्षेत्र है तो विद्युत बल के साथ साथ यहाँ पे चुंबकीय बल भी मिलेगा। चुंबक क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, ये देखो लौह चुंबकीय पदार्थ, ये देखो लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की भांति काम करती है। अब बात यहाँ पे आवेशित कण जो उन्होंने बताया ये एक्चुअली में गलत क्यों होगी, इसका रीजन थोड़ा समझो। देखो क्योंकि ये चीज है घूम रही है, घूम रही है, तो ये घूम रही है तो यहाँ आवेशित कण रही नहीं। तो आवेशित कण होते कहाँ हैं, जब कोई चीज स्थिर हो, स्थिर हो तो उसमें नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, और कोई चीज जब घूमने लगती है तो आवेशित कण जो है वो एक्चुअली में किसमें परिवर्तित होते हैं, उसके आसपास लौह चुंबकीय चुंबक की भांति वो काम करने लगते हैं, तो आवेशित कण नहीं रहे वो। तो यहाँ आवेशित कण हम बोल ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा जो बुलेन ने कहा कि आवेशित कण पाए जाते हैं वो गलत है, यहाँ आवेशित कण नहीं होते हैं। आवेशित कण वहां होते हैं जहाँ स्थिर अवस्था में, ये स्थिर तो है नहीं, तो एक्चुअली यहाँ आवेशित कण नहीं मिलेंगे। लौह चुंबकीय अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि लौह चुंबकीय आसपास ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है, आसपास का क्षेत्र जो होता है वो चुंबक की भांति इसका व्यवहार करता है, तो इसकी वजह से यहाँ घर्षण होता है आसपास पृथ्वी के बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो आपने देखे हैं पृथ्वी के आसपास जब लौह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आपने देखे हो कि जो सौर ज्वाला होती हैं जब यहाँ से आती हैं और जैसे ही यहाँ आयनत में जाती हैं तो ये आयनित हो जाती है, यहाँ से इस प्रकार चली जाती हैं। इनको अरोरा ब्रोसोलिस अरोरा एस्ट्रोलिस बोलते हैं, आप समझते हो। मैंने पिछली बार बताए थे। इसका रीजन यही है कि इसके आसपास है वो लौह, इसमें लौह चुंबकीय है, क्योंकि लोहा है ना तो लौह चुंबकीय उत्पन्न होगा। जो लोहा होता है ये दंड चुंबक की भांति काम करता है। आप मान लो इस चुंबक रखी, ठीक है, अब आप इसके आसपास लोहा ऐसे कराओ तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, रेडिएशन मतलब विद्युत उत्पन्न होगा कि नहीं, विद्युत उत्पन्न होगा। आप ऐसे ऐसे हिलाओगे विद्युत, और जैसे ही आप ऐसे ऐसे घुमाओगे तो इसमें चुंबकीय बल भी उत्पन्न होने लगे। यानी चुंबकीय बल घूमने मतलब उत्पन्न होने का मतलब है कि पृथ्वी का घूमना या किसी दंड चुंबक को घुमाते हो तो उससे क्या होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। विद्युत बल तो उत्पन्न होगा ही, साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये चीजें अब देखने को मिलती हैं। दूसरी है कि इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा है, तो इसमें अयुग्मित भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। जो लौह चुंबकीय चीजें होती हैं तो लौह चुंबकीय आधार पर इसमें एक बल लग जाता है। जैसे अयुग्मित है वैसे अयुग्मित जो कण उत्पन्न होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच एक बल लगता है, उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। जो मैंने आपको ब्रह्मांड की जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बल जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, क्योंकि अयुग्मित होते हैं ना, अयुग्मित तो समझते ही हो, ठीक है, कोई चीज का उत्पन्न होना अयुग्मित है तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच फिर इनको इलेक्ट्रॉन को बंद करके एक मतलब इलेक्ट्रॉन को बंद के रूप में और गति करना आसपास, वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बल। तो ये क्या है, साथ साथ ये भी उत्पन्न होता है, दूसरा होता है इसमें चुंबकीय बल। तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बल के साथ साथ चुंबकीय बल होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के आसपास और भारी अवस्था में भारी मात्रा में क्या होता है, उत्पन्न चुंबकीय बल होता है। तो ये थोड़ा आप समझ सकते हैं। और अगर बात समझे तो क्रोड में तो बाहरी वाला जो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्रोड का बाहरी क्षेत्र द्रव है, ये ठोस है, और ये 29 से 6400 किलोमीटर दे सकते हो पूरा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो 51 से 50 ये, और नीचे का ले लो 51 50 से 29 तक। अगर हम इसकी बात करें द्रव्यमान की, ये द्रव्यमान है कोर का, अगर हम इसका द्रव्यमान की बात कर लें कोर की, तो इसका द्रव्यमान होता है 32%, ठीक। और जबकि आयतन जो है वो होता है 16%। आप समझ लो यहाँ पे थोड़ा आयतन
आधा रह गया, जबकि ये 32% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा द्रव्यमान वृद्धि होगी, ठीक। तो आयतन कमी होगी, आयतन कमी होगी तो निश्चित तौर पे घनत्व में वृद्धि होगी, और घनत्व में जैसी वृद्धि होती है तो लगभग में जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही ठोस होता है ना, पदार्थ की मात्रा अधिक होगी ना वहाँ पे, तो इसी वजह से घनत्व में वृद्धि होगी। यहाँ का घनत्व लगभग है 10 से 14% पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया है आज का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 100% सभी को समझ में आया हो। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफी लंबा लेक्चर था, लेकिन मैंने प्रयास किया डिटेल से समझाने का, कोई चीज छूटी नहीं है, राइट। अगर आप एक दो बार इसे पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बनेना बच जाएगा 100%।